चैप्टर का नाम है तुम्हारे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अभी इसके बारे में बात करने से पहले ना तुम लोग को एक चीज़ समझना है कि वेव्स जो हैं या कोई भी चीज़ का जब अपन मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट का बेस होता है या तो आप स्केलर मेजरमेंट कर सकते हो या फिर आप उसका वेक्टर मेजरमेंट कर सकते हो। बट क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्केलरली मेजर हो ही नहीं सके तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो जैसे अभी से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से गाड़ी लेके बदलापुर गांव जाके वापस आना है, तो अगर आपको ये मेजर करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो बहुत इजी है। यहाँ से बदलापुर गांव 3 किलोमीटर, वापस आया 3 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर। ये तो हो गया स्केलर मेजरमेंट। बट अगर मैं आपको बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो इसमें डायरेक्शन और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड आ जाता है। जब खाली मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर है, जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाता है तो वो वेक्टर हो जाता है। तो अब यहाँ से गाड़ी लेके बदलापुर गांव जाके वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि गाड़ी जहाँ से चालू हुई वहीं वापस आ गई, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन क्या एक्चुअल मूवमेंट हुआ था? हाँ हुआ था। डिस्टेंस था? हाँ था। वेलोसिटी थी? था। बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसके लिए वेक्टर मेजरमेंट्स जो होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। वेव्स का सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है कि जो भी जितने भी वेव्स एक प्रोड्यूस होते हैं उनके सबके जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका जो सम है, उसका जो एडिशन है, उससे जो वैल्यू मिलती है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मतलब क्या कि अगर दो अलग अलग वेव ऐड होके एक वेव बनते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो उन दोनों वेव्स के वेक्टर सम से मिलेगा। दो तरीके के सुपरपोजिशन होते हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्या है? जब दो वेव्स ओवरलैप होकर एक बड़ा वेव बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ये दोनों या तो क्रस्ट या तो ट्रो ओवरलैप होते हैं और इससे बड़ा वेव बनता है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होने के लिए दोनों जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के बाद आने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के फेज में आने चाहिए, एक साथ नहीं आने चाहिए। एक वेव खत्म होने के बाद दूसरा वेव होगा तो ही आप उसको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में ये कर सकते हो। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में यहाँ पर जो रिजल्टेंट कोई भी ऐसा दो अलग अलग वेव्स ओवरलैप होने के बाद जब कोई नया रिजल्टेंट वेव नहीं क्रिएट होता तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ये देखिए एक इमेज भेज रहा हूं मैं आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि वेव्स फेज में है, ऐड अप होने के बाद रिजल्टेंट वेव कैसा क्रिएट हो रहा है। इसको हमने कहा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। दिख रहा है आप लोगों को? दूसरे में आप देख सकते हो एक वेव का एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरा वेव है, तो जब दोनों ऐड अप हुए तो एक दूसरे के अंदर खत्म हो गए। इसके लिए एंड रिजल्ट क्या है? नो वेव। इसके लिए अब ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। फर्क समझ में आया दोनों में? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में फर्क समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट अभी तक? अभी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप का आप एक केस करिए, देखते हैं। हम लोग दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट इमेजिन करते हैं, लाइट के वेव्स आ रहे हैं जो कि उनकी फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट है। ठीक है, क्या केस मान रहे हैं हम लोग? दो कोहेरेंट यानी दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट के वेव्स आ रहे हैं। लाइट के वेव्स का हमने नाम क्या रखा है? S1 और S2। क्या रखा है? S1। ये दोनों वेव्स जो हैं ये सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं और इनका फेज भी कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। वेव जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं।
अगर आप एक पॉइंट मान के चलते हो जहाँ पे ये इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, यानी S1P इज इक्वल टू S2। और लाइट वेव जो एमिट हो रही है वो हम मान के चलते हैं कि एक का कॉस ओम टी करके वैल्यू उसका लाइट वेव का है। अब A एम्पलीट्यूड है, y1 डिस्प्लेसमेंट है और कॉस ओम टी जो है वो फेज है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन का मतलब लॉजिक क्या बैठेगा कि जितना इंटेंसिटी एक का आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उतनी इंटेंसिटी जो कि दूसरे का दे रहा है उससे 2 गुना ज़्यादा। क्यों 2 गुना ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर जहाँ से एक तरफ से वेव रिजल्ट आ रही है वो उसके दोनों के एडिशन से, जो रिजल्टेंट वेव है वो दोनों के एडिशन से। तो पहला वाला आपको 2 एम्पलीट्यूड दे रहा है, दूसरा वाला भी 2 एम्पलीट्यूड दे रहा है, तो रिजल्टेंट वेव कितना एम्पलीट्यूड देगा? 4। अगर एक वेव S1 आपको 2 एम्पलीट्यूड दे रहा है और S2 भी आपको 2 एम्पलीट्यूड दे रहा है, हमको मालूम है ऐड होता है वेव, तो रिजल्टेंट वेव अपने को कितना एम्पलीट्यूड देगा? 4। वही यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। यहाँ पे कैसे समझाया गया है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू कॉस ऑफ t। अब इंटेंसिटी क्या है? एम्पलीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन जो 2 है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट है तो फिर एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2a का 2a इंटू 2 यानी कि 4a, यानी 4 टाइम्स दी एम्पलीट्यूड। सिंपल इनफ? कोई डाउट इसमें? ये देखो इस डायग्राम में बना के दिखाया गया। ये आपका P जो है वो पॉइंट है, वो इक्विडिस्टेंट है S1 और S2 से। S1 और S2 दोनों क्या हैं? जहाँ से लाइट वेव्स के सोर्सेस आ रहे हैं। आप लोग को वेव्स दिख रहे हैं, वो जो गोल गोल बना है वो वेव्स है। आप एक जगह पे देख रहे हो जहाँ पे वो वेव्स इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो कितने ज़्यादा ये हो रहा है, वहाँ पर वेव्स कितने बड़े हो जा रहे हैं। हाँ, जहाँ पे दोनों पॉइंट पे देखो, S1 पे देखो और S2 पे देखो, कितने नज़दीक वो वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर वो आगे जाके जब एक हो जाते हैं तब देख रहे हो आपको कितने बड़े सर्कल्स क्रिएट कर रहे हैं वही वेव्स। यानी कि अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड, इसका S1 का एम्पलीट्यूड कुछ है, S2 का एम्पलीट्यूड कुछ है। जब दोनों मिल जाता है तो उसका एम्पलीट्यूड उसका सम हो जाता है, यानी कि उसका दोनों को मिला के जितना है उतना हो जाता है। ये आपने रियल लाइफ में भी देखा है। अभी अगर अपन किसी का फोटो खींचते हैं तो एक जन फ्लैश लाइट लेके साइड में खड़ा रहता है, कभी कभी अपने को लगता है नहीं यार और ब्राइटनेस चाहिए, तो अपन किसी को ऑपोजिट साइड में से उतने ही डिस्टेंस से ऑपोजिट साइड से फ्लैश लाइट चालू करने बोलते हैं। कभी ऐसा बोला है कि एक फ्लैश लाइट के पीछे दूसरा जलाओ? अगर बोला तो गधे हो, क्योंकि उसका शैडो पड़ेगा पहले फ्लैश लाइट का। कभी भी अगर आपने आप इवन फोटो स्टूडियो में गए हो, फोटो स्टूडियो में वो देखा वो बड़े बड़े लाइट्स होते हैं जो इसका कपड़े के पीछे रहते हैं, छतरी के जैसा, है ना? हाँ, अब वो क्या करता है, एक के पीछे एक लगाता है क्या? नहीं, वो दोनों एंड से एक लगाता है ना, ताकि आपके फेस पे लाइट आए और आप खूबसूरत दिखो, है ना? ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि एम्पलीट्यूड जो लाइट भी वेव्स में ट्रैवल करती है ना, लाइट वेव्स में ट्रैवल करती है। तो आप लोग को पता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, फ्लूइड सब वेव्स में ट्रैवल करते हैं, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? वेरी गुड। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कोई एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा और उसका इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो हमको ऑलरेडी मालूम है कि 2 टाइम्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसके बराबर। ये कैसे मालूम है हमको? वो फॉर्मूला है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है, इंटेंसिटी भी बढ़ता है। पाथ डिफरेंस जो है वो दोनों के डिफरेंस के बीच में इंप्लाई होती है, और अगर वो पाथ डिफरेंस 0 होगी तो फिर तभी वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो पॉइंट है जहां पे हम ये मेजर कर रहे हैं वहां से दोनों लाइन सोर्सेस का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। पॉइंट P जो था वहां पे वो इक्विडिस्टेंट था। अगर वो इक्विडिस्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं, तो फिर वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा ना। कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? ऐड कैसे होगा? अभी देखो सिंपल चीज बोलता हूँ, तू सूरज के पीछे खड़े, मतलब सूरज तेरे पीछे हो, तेरा फोटो खींचेंगे तो तू काला क्यों आता है? क्योंकि सूरज का लाइट जो है वो तेरे बॉडी पे रिफ्लेक्ट करके शैडो क्रिएट करता है लेंस के ऊपर। यही कारण है कि अगर अच्छा फोटो चाहिए तो सूरज को फोन के पीछे रखने का, मतलब अगर इस तरफ सन है तो आप फोटो इस तरफ से लोगे, जबकि इस तरफ सन है आप सन की तरफ ही फोटो खींचोगे तो जिसका फोटो जो काला काला दिखेगा, बराबर। यानी कि वो वेव्स जो है वो
ओवरलैप होना, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होना चाहिए। अभी अगला केस हम देखेंगे, यहाँ पे दूसरा केस दिया हुआ है। यहाँ पे कंसीडर करिए पॉइंट Q है जो कि इक्विडिस्टेंट नहीं है। पॉइंट Q क्या है? इक्विडिस्टेंट नहीं है दो सोर्सेस से। तो पाथ डिफरेंस जो है वो 2 लैम्बडा है, यानी कि मल्टीपल में है। वो लैम्बडा है, क्या है वो ग्रीक से भूल जाता बार बार, लैम्बडा ही है ना, हाँ 2 लैम्बडा है। ये पता नहीं लोगों को ग्रीक साइन देने में मजा क्या आता है, तुम 2a बोल दो ना यार। तो यानी कि इसका इंटीग्रल जो है मल्टीपल है। अब हमको ये पता है कि S1Q जो है वो S2Q से बड़ा है, तो वेव्स जो ओरिजिनेट हो रहे हैं S1 में वो S2 से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो वेव्स S2 में है वो 2 साइकिल पहले पहुंचेंगे S1 से, क्योंकि अभी समझो ये पॉइंट Q है, इमेजिन करो ये पॉइंट Q है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ठीक है। अब S2 जो है, सॉरी ये आपका S2 है, ये आपका S1 है। तो S1 को ज्यादा टाइम लग रहा है, S2 को कम टाइम लग रहा है। तो S2 जो है वो 2 वेव्स पहले पहुंच रहा है। अब एक साइकिल लैम्बडा है और 2 साइकिल 2 लैम्बडा है, तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपका कैलकुलेशन जो है उसमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप तब दिखेगा जब पार्ट डिफरेंस 0 है। लेकिन अगर वो 2 टाइम है तो फिर उसका पार्ट डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसको कैलकुलेशन करके क्या निकलेगा आपका, तो इंटेंसिटी जो है वो आप उसका अगेन 4 टाइम्स आए तो रहेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप तब नहीं दिखा के वो आपको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप दिखाएगा थोड़ा सा, जितना डिस्टेंस का डिफरेंस है, जो पाथ का डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आएगा इस? चलिए अभी हम लोग ये देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप का एग्जांपल देखेंगे। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, यहाँ पे अगर समझो आपका S1R माइनस S2R, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 2.5 लैम्बडा है, या S2R माइनस S1R का डिस्टेंस है 2.5 लैम्बडा है, यहाँ पे 2.5 साइकिल ज्यादा लेगा। ये नॉन इंटेग्रल मल्टीपल है। तो पहले दोनों केसेस में क्या था, इंटेग्रल मल्टीपल था। तो इंटेग्रल मल्टीपल था तो वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्रिएट कर रहा था। अगर इंटेग्रल मल्टीपल नहीं होगा, यानी एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगा, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे लाइट वेव जो क्रिएट हो रही है वो किसी हद तक आपस में कट जा रही है। तो अब इसमें देखो वहाँ पे दिखा है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि y2 जो है वो माइनस है, हाँ, तो इसके वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो 0 है। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। मैं आपको इसका डायग्राम भेजता हूँ। देख रहे हैं आप लोग को, ये एक का डिस्टेंस जो है वो 7.25 लैम्बडा है, दूसरे का 9.75 लैम्बडा है। दोनों का गैप फर्क कितना है? 2.5 लैम्बडा। दोनों का फर्क जो है 0 होना चाहिए या 1 2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, 1 2 या 3। अगर वैसा होता है तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है, ठीक है। बट अगर ऐसा 2.5 2.8 ऐसा होता है तो ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेवलेंथ जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल में कट कर देता है, इसके लिए वेव क्रिएट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? साइकिल समझ में आता है ना सबको क्या बोल रहा है? अजय बाबू समझ में आ रहा है? तर ते एकदा असं आहे पण ते सायकल तुम्ही जो पाठवला आता डायग्राम, हाँ हाँ सायकल ते थोडासा सांगा ना मुझे। देख साइकिल वेव कोई भी जो होती है ना बेटा, वो एक साइकिल में चलती है। वेव का मतलब समझ में आता है ना तेरे को? हाँ, इसको सिनुसॉइडल वेव क्या कहते हैं? सिनुसॉइडल। ये नीचे जाता है तो सिन, ऊपर आता है तो सॉइड, तो सिनुसॉइडल वेव। अब ये जो पूरा इधर नीचे से देख, ध्यान दे, यहाँ नीचे से शुरू होके ऊपर जाके जब वापस नीचे आया, ये एक साइकिल है।
नीचे से शुरू होके ऊपर जाके वापस नीचे आए, ये साइकिल है। अब ये जो साइकिल का फर्क है, समझ, यहाँ ये एक वेव यहाँ से शुरू हो रहा है, वो ऐसे साइकिल पे है, उधर से एक वेव शुरू हो रहा है, वो ऐसे साइकिल पे है। दोनों के बीच का जो फर्क है वो कितना है, उससे डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक आना, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर आना। अगर दोनों एक जैसे रहेंगे तो ऐड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। दोनों एक जैसे नहीं रहेंगे, ऑपोजिट रहेंगे, तो एक दूसरे से टकरा के जीरो हो जाएंगे। समझ में आ रहा है अभी? एक जैसे रहेंगे तो ऐड होके बड़े हो जाएंगे, और एक जैसे नहीं रहेंगे तो टकरा के जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब कैसे अपने को मालूम पड़ेगा कैलकुलेशन में, मैथ्स में? अभी देखो रियल लाइफ का अलग बात है, बट जब तू कैलकुलेशन करे तो देखो कैसे समझेगा। तो उसका तरीका क्या है, इंटीग्रल नंबर्स से अपने को समझ में आता है। इंटीग्रल नंबर्स मतलब कि अगर दोनों वेव्स के जो सोर्स है वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस का जो गैप है, समझ, S1p माइनस S2p अगर 0, 1, 2 या 3 है, तो फिर ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। और अगर डिस्टेंस डिफरेंस जो है वो 2.5, 3.5, 4.5 तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। समझ में आया? अभी कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स क्या होते हैं? समझो आप दो वेव्स मान के चलते हो। पहला वेव क्या है, y1 = a cos ओमेगा t, एंड सेकेंड वेव y2 = a cos ओमेगा t प्लस p। यहाँ पे p क्या है, फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स का, और दोनों वेव्स की इंटेंसिटी क्या, I of O, और I of O जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है a स्क्वायर से। a क्या है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y = y1 + y2, यानी a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस 5। तो उसको कैलकुलेट करके एम्पलीट्यूड 2a cos ओमेगा π/2 के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, जिससे आपको मिलेगा I = 4i cos स्क्वायर π/2, where a square = I/O। इसका मतलब क्या है कि अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है तो डिफरेंस जो है वो +2 ± 4 पाई, इसके हिसाब से वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। आई नो इसका मतलब लॉजिक क्या है, मैं तुमको समझाता हूँ कि अगर कोई दो वेव्स हैं, तो अगर पहला वेव समझो इतने डिस्टेंस से आ रहा है और दूसरा जो है उससे ज़्यादा डिस्टेंस से आ रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है कि cos a + cos b = 2 cos a + b/2। ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में था, ठीक है? 2 cos a + b/2 + cos a - b/2। और फिर क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos a + b/2 + cos a - b/2 आपको मिलेगा 4a² cos स्क्वायर phi/2। ठीक है? इसका कंक्लूजन क्या है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप का पार्ट डिफरेंस अगर n मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा है और फेज डिफरेंस 0 ± 2 पाई ± 4 पाई हो सकता है, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में 1/2 ± 3 पाई ± 5 पाई हो सकता है। यानी कि वही जैसा मैंने बोला, डेसिमल्स में अगर रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव है और फुल नंबर्स में रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है? इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है जहाँ पे दो वेव्स के सुपरपोजिशन से एक ग्रेटर वेव, या तो एक ग्रेटर या तो एक लोअर या सेम एम्पलीट्यूड वाला वेव क्रिएट होता है। उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस मतलब क्या, जब कोई दो वेव्स के सुपरपोजिशन को ऐड करने के बाद एक नया वेव बनता है जिसका या तो एम्पलीट्यूड बड़ा हो, छोटा हो या सेम हो। जब किसी वेव का क्रेस्ट ओवरलैप होता है दूसरे वेव के क्रेस्ट से उसी फ्रीक्वेंसी पे किसी एक पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो सम होगा सारे इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के एडिशन का। तब हम इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जिस तरह से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है उसी तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी है। यानी कि जहाँ पे एक वेव का क्रेस्ट ओवरलैप होता है दूसरे वेव के क्रेस्ट से, और वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो उन सारे इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड्स का सम होता है।
तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंडिविजुअल वेव्स से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जिस तरह से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में ऐड होके बड़ा हो रहा है, वैसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी वो ऐड होके बड़ा हो रहा है। जब किसी एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रो से मिलता है, अच्छा क्रेस्ट और ट्रो क्या होता है मालूम है आप लोग को? तो पूछो ना, जो ऊपर जाता है वो क्रेस्ट है, जो नीचे जाता है वो ट्रो है। यार तुम लोग ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा यार, बोलो ना सर नहीं पता। ऐसे ऊपर जाता है ना, ये पॉइंट है, क्रेस्ट है, ऐसे नीचे आता है ना, ये ट्रो है। हाँ, ये वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी से लिए गए। लोगों के गार्डन में खड्डा खोदते हैं ना जो पौधे लगाने के, उसको ट्रो बोलते हैं। और क्रेस्ट जो लोग अपनी दीवारों के ऊपर लोगो लगाते हैं उसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट मतलब ऊंचाई, ट्रो मतलब खड्डा, समझा? थोड़ा तो इंग्लिश सीख लिए होते यार। मेरे को लगा तुम लोग समझ रहा है, देखो पता था, बाकी लोगों को नहीं पता। अगर कुछ नहीं समझे तो पूछो तुरंत, ठीक है? तो अब अगर किसी एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से मिलेगा तो इंटरफेरेंस जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। बट अगर किसी एक वेव का क्रेस्ट किसी एक वेव के ट्रो से मिलेगा तो फिर अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो उन दोनों के डिफरेंस का होगा। क्या होगा? डिफरेंस का। नहीं समझा? सर क्रस्ट थ्रो से कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता? मतलब वो तो हाइट पे या अरे यार क्या मंदबुद्धि वाला को मार कर ला, कहाँ से लाया मैंने? ये वेव है, ये एग्जैक्टली सेम वेव है, ये दोनों प्लस हुआ, क्रेस्ट क्रेस्ट प्लस, हाँ नया वेव क्रिएट हुआ, बड़ा क्रेस्ट, बराबर। सेकेंड केस में ये क्रेस्ट है और यहीं पे ट्रो है, तो अभी ये मिलेगा ही ना। दो अलग अलग वेव का पॉइंट वैसा ही है ना, तो क्या कर सकते हो तुम, वेव ही वैसा है। अब इसका डिफरेंस होगा, ठीक है? जब किसी वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिलता है तो उसका एडिशन होता है। जब किसी वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रो से मिलता है तो उसका सब्ट्रैक्शन। बड़े से छोटे को माइनस करो, ठीक है? अगर दोनों इक्वल हुआ तो, दोनों इक्वल हुआ तो 5 माइनस 5, तो फिर बोलो ना इक्वल हुआ तो 0। कोई वेव इंटरफेरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव का है वो इंडिविजुअल वेव से लेस होगा, ऑब्वियसली लेस होगा। अभी समझो, इमेजिन करो उसका 8 है, इसका 5 है, तो 8 माइनस 5 3, 3 8 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है। यहाँ पे इसका 8 है, इसका 5, 8 प्लस 5 13, 13 दोनों से बड़ा है। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव है वो दोनों भी इंडिविजुअल वेव से बड़ा होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो दोनों इंडिविजुअल इसके से छोटा होता है। इसका एग्जांपल दिया गया, अगर दो स्टोन आपने रिवर में ड्रॉप किए तो रिपल्स और वेव्स दोनों से जनरेट होंगे। अगर दोनों के वेव्स ओवरलैप होंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, वेव्स फेज में होंगे, और अगर दोनों अगर बिल्कुल भी फेज के बाहर होंगे तो बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो अगर समझो दोनों वेव्स बाजू बाजू में ही क्रिएट हुए और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में गए तो वेव बनेगा ही नहीं। बट अगर एक साथ एक ही फेज में है तो बड़ा वेव क्रिएट होगा। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, यहाँ पे यंग करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये दिखाता है कि मैटर और एनर्जी जो है वो दोनों वेव और पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते थे। इससे ये प्रूव करना था कि लाइट का नेचर जो है वो वेवी होता है। इसको एक्सप्लेन कर, और इसका मेन पर्पस था कि इंटरफेरेंस के फिनोमेना को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट को जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे रखा गया। इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट लिया जैसे कि लाइट बल्ब। लाइट वहाँ से एक छोटे से स्लिट S से पास हुई थी जिससे वेवलेंथ ऑफ लाइट को कंपेयर किया जा सके। ये लाइट जो S से आ रही थी वो फिर और दो छोटे छोटे स्लिट्स S1 और S2 के थ्रू पास हुई जिनके बीच में डिस्टेंस D था, और एक स्क्रीन रखा गया था इन दोनों के सामने।
उसने ऑब्जर्व किया कि डार्क और लाइट बैंड्स कैसे क्रिएट हो रहे थे स्क्रीन पे। फिर उसने सेकंड सेटअप में क्या किया, 2 लाइट बल्ब लिए जो कि 2 अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज थे और उनको एक स्क्रीन के सामने रखा। अब यहाँ पे देखा उसने कि ऑल्टरनेट बैंड्स जो हैं लाइट के क्रिएट नहीं हो रहे थे। उसका कंक्लूजन क्या था कि जब कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट रहेंगे तो इंटरफेरेंस बनता है, जब नॉन कोहेरेंट रहेंगे तो फिर इंटरफेरेंस नहीं बनता है। सोर्स S जो है वो S1 और S2 दोनों को लाइट क्रिएट करके कोहेरेंट बन रहा था, क्योंकि ये दोनों का सोर्स था तो इसके लिए फेज में चेंज नहीं था। सेकेंड सोर्स में उसने 2 अलग अलग सोर्स रखे थे तो वो नॉन कोहेरेंट थे, यानी एक जैसे नहीं थे, इसके लिए वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा था। सिंपल इनफ, अजय समझा? Yes, sir. ये देखो उसका डायग्राम है। पहले एक सिंगल स्लिट से लाइट आया, फिर डबल स्लिट से लाइट गया। कैसे आप देख सकते हो 2 टाइप के बैंड्स क्रिएट हुए, वेव्स कैसे एम्पलीफाई हो रहे, दिख रहा है आप लोगों को? ये सिंगल सोर्स था इसलिए हुए, डबल सोर्स होता तो नहीं होते। ज्योति अब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइट बैंड क्यों दिख रहे थे? जब ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को किसी स्लिट से पास किया गया तो उसके आगे एक वेव फ्रंट क्रिएट हुआ सेमी सर्कल शेप का। अब ये वेव फ्रंट सेमी सर्कल शेप के इसलिए थे क्योंकि दोनों तरफ ऑब्स्टेकल था। इस फिगर में आप देख सकते हो कि रेड बैंड जो है वो क्रेस्ट दिखा रहा है और येलो बैंड जो है वो ट्रो दिखा रहा है। जो अभी आपने ऊपर डायग्राम देखा उसमें दिख रहा है आपको रेड लाइन और येलो लाइन है। तो रेड लाइन जो है वो क्रेस्ट है, येलो लाइन जो है वो ट्रो है। तो जब ये वेव फ्रंट्स दूसरे स्लिट से पास हुए तो अब वहाँ पे रेड और येलो ओवरलैप होने लग गए। रेड प्लस येलो एंड येलो प्लस रेड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे थे, यानी कि उसकी इंटेंसिटी लो थी। येलो प्लस येलो और रेड प्लस रेड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे थे, यानी उसकी इंटेंसिटी हाई थी। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहे थे इसीलिए स्क्रीन पे लाइट बैंड और डार्क बैंड एक साथ दिख रहा था। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहाँ पे लाइट बैंड आ रहा था, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहाँ पे डार्क बैंड आ रहा था। समझ में आया आप लोग के? इसका कंक्लूजन क्या है कि जब लाइट वेव ओरिजिनेट होती है 2 अलग अलग सोर्सेज से तो वो ओवरलैप होती है और एक साथ कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली भी, क्योंकि और उसी वजह से अल्टरनेट लाइट बैंड्स क्रिएट होते हैं। ये ओवरलैपिंग रीजन्स जो है हायर एम्पलीट्यूड और लोअर एम्पलीट्यूड दोनों को दिखाती है और इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि लाइट के वेवी नेचर को प्रूव करती है और यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि लाइट का वेवी नेचर है, जिसको हुगियंस के प्रिंसिपल ने प्रपोज किया था। कोई डाउट? अच्छा, समझ में आया? सर लाइट और डार्क बैंड क्यों क्रिएट हो रहा है बेटा? सर जो कंक्लूजन क्या है ना उसका फर्स्ट है तो विल द लाइट वेव इज ओरिजिनेटिंग, वो थोड़ा समझाओ ना। वही तो बोला ना बेटा मैंने कि जब लाइट वेव 2 अलग अलग सोर्सेज से ओरिजिनेट होती है तो फिर वो ओवरलैप होती है दोनों तरीके से, कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली भी। जहाँ वो कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप हो रही है वहाँ पे लाइट बैंड दिख रहा है, जहाँ वो डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप हो रही है वहाँ पे डार्क बैंड दिख रहा है। क्योंकि देखो अभी यहाँ से ऐसा सेमी सर्कल में ये क्रिएट हुआ, जो रेड बैंड्स थे वो क्रेस्ट थे, जो येलो बैंड थे वो ट्रो थे, आगे जाके 2 और स्लिट थे तो वहाँ पे और 2 सेमी सर्कल क्रिएट हुआ। तो अब यहाँ पे जो रेड है वो वहाँ के रेड से मिला तो फिर कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप हुआ, यहाँ का येलो वहाँ के येलो से मिला तो भी कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप हुआ। पर जब यहाँ का रेड वहाँ के येलो से मिला या यहाँ का येलो वहाँ का रेड से मिला तो डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप हुआ। यही रीजन है कि स्क्रीन के ऊपर लाइट बैंड और डार्क बैंड के जैसे क्रिएशन किया गया।
ब्राइट बैंड्स, सॉरी फ्रिंज पैटर्न। तो जो ये ऑल्टरनेट डार्क और रेड बैंड्स और स्क्रीन पे ऑब्टेन हुए हैं इसको फ्रिंज पैटर्न कहते हैं, और ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स को फ्रिंजेस कहा जाता है। ब्राइट बैंड्स का मतलब क्या है, ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से क्रिएट होते हैं उसको ब्राइट बैंड कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला वही है, n इंटू लामड़ा, XD/D इज इक्वल टू n इंटू लामड़ा, क्योंकि XD/D क्या है, डिस्टेंस से जो उसका मेजरमेंट है। डार्क बैंड्स उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्रिएट होता है। इसका भी वही फॉर्मूला है कि हमें पता है इसका पार्ट डिफरेंस n+1/2 इंटू लामड़ा है। लास्ट टाइम अभी हमने जो इससे पहले वाले स्क्रीन पे वही देखा था। तो XD/D इज इक्वल टू n+1/2 लामड़ा। तो उससे हम लोग दोनों का डार्क बैंड का पोजीशन और लाइट बैंड का पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो XN जहाँ पे n लामड़ा D/D से ब्राइट बैंड का पोजीशन, और XN जहाँ पे पोजीशन nth डार्क बैंड का भी फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, फ्रिंज पैटर्न का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देखिए। एक का पार्ट डिफरेंस जो है वो λ/2 है और फेज डिफरेंस ±π है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कैसे दोनों तरफ वो वेव जा रहा है, 3 λ, 2 λ, 1 λ, 1 λ, 2 λ, 3 λ। डार्क बैंड्स का पाथ जो है वो इस तरफ जा रहा है, लाइट बैंड का पाथ जो है उस तरफ जा रहा है। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस जो है सेंट्रल ब्राइट बैंड पे 0 है, ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम पानी ला के डाल देते हैं इससे। फ्रिंज विड्थ, जो भी कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसको बीटा से डिनोट किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम रहता है, इसको हम लीनियर फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो एंगल होता है जो कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से क्रिएट किया जाता है। इसको हम फी क्या बोलते हैं उसको यार, फी बोलते नहीं है तो फी तो उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा है, टीटा नहीं मैं नीचे वाला एंगुलर फ्रिंज विड्थ, टीटा। हाँ हाँ टीटा, कंफ्यूज रहता हूँ ना मैं। हाँ तो बोला था यार, मैं सुना नहीं। मैं बीटा तो वो बी को बोलते हैं, इसको टीटा बोलते हैं ना। हाँ तो एंगल सबटेंडेड जो होता है डार्क या ब्राइट फ्रिंज से सेंटर पे उसको टीटा से ये करते हैं। तो अगेन उसका वही लॉजिक है, YD n+1 λD/D माइनस n λD/D यानी λD/D। तो फिर अगेन थीटा इज इक्वल टू λD। ठीक है, वो बार बार वही कैलकुलेट करके देखो वही बता रहा है कि अगर इसका जो है वो n/2 है और उसका n+1/2 है। जैसे ऑड इवन का लॉजिक होता है ना, वही लॉजिक है इस पे भी। ठीक है, यंग के इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे हाँ एग्जाम में, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो शिफ्ट होता है थीटा के वैल्यू के हिसाब से। सोर्स अगर शिफ्ट होगा तो फिर फ्रिंज पैटर्न में शिफ्टिंग नहीं होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। जितना फ्रिंजेस बढ़ेगा उतना सोर्सेज जो है उसके ऊपर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव फ्रंट्स क्रिएट होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी फ्रिंजेस की भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, फ्रिंज क्या होता है वापस बताओ सुजित, फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज क्या होता है, अभी बोला मैंने। पीयूष फ्रिंज क्या होता है, रुनाल फ्रिंज क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बोला ना। विनय फ्रिंज क्या होता है, अजय पढ़ रहा है, ढूंढ रहा है। अजय फ्रिंज क्या होता है, सर उसमें वो मतलब ये ध्यान है कि आप बोले ना इसको डिनोट करते हैं बीटा से, थीटा से। हाँ फ्रिंज को बीटा से और उसके एंगल को थीटा से। लेकिन फ्रिंज होता क्या है तेजस, और वो कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव है। जो ब्लैक और व्हाइट बैंड क्रिएट हो रहा है वही फ्रिंज है यार, क्या प्रॉब्लम है सर, वो कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव से जो लाइट क्रिएट हो रहा है हाँ। उसको फ्रिंज। ऐसा मत करो यार, ध्यान दो। नींद आ रही है क्या? नहीं हार्डली मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ा था, उसमें तुम लोग को सोना है। ये प्रॉब्लम देखो,
ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट को सेपरेट किया 0.28 mm पे और स्क्रीन 1.4 मीटर पे है। जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर है। वेवलेंथ कितना है वो एक्सपेरिमेंट में बताना है। तो स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया और फिर इसके हिसाब से वो लोगों ने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है, UD/ND। तो उसके वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और फिर उनको ये मिला। वो जो -7 माइनस ये लिखा है ना वो raised to 7 है, वो कॉपी करने की वजह से ऐसा है। 10⁻³ मीटर्स है, 10⁻² मीटर्स और उस हिसाब से हो तो 6 × 10⁻7 मीटर्स यानी कि 600 नैनोमीटर्स, क्योंकि 6 × 10⁴ होता तो 6 नैनोमीटर्स होता। नैनोमीटर सबसे छोटा 1/1000 सबसे छोटा नहीं, उससे भी छोटा पिकोमीटर बहुत कुछ है। बट तो अभी फिलहाल ये इसकी याद रखो 1/1000 ठीक है। समझ में आ रहा है कदों? होल्ड कर दो। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन मतलब वो चीज जो मेंटेन की गई है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है पूरे स्क्रीन के दौरान। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो सेम रहती है। इसमें आपको एक चीज समझना है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में फिर जो भी इंटरफेरेंस है वो भी परमानेंट है, इसलिए इसको परमानेंट इंटरफेरेंस भी कहते हैं। इसके क्या कंडीशंस हैं? सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए यानी क्लियर होने चाहिए। अगर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है तो फिक्स पैटर्न नहीं होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। सोर्सेज एक दूसरे के बहुत नजदीक होने चाहिए, पॉइंट सोर्स होने चाहिए, मतलब सिंगल होने चाहिए, ऐसे मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज नहीं होने चाहिए। एक ही सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो स्टेडियम की लाइट लगा दी है बहुत सारे, वो नहीं चलेगा। ठीक है, सोर्सेज अगर पॉइंट नहीं है तो ब्राइट और डार्क बैंड के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं समझेगा। एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो जो पैटर्न फॉर्म होगा वो अलग अलग होगा, वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जो कि उस वजह से क्रिएट होता है जब लाइट जो है वो बेंड होती है किसी एक स्लिट या ओपनिंग से पास होने के वजह से। यहाँ पे बेंडिंग कितना होगा ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्लिट है, यानी कि जो ओपनिंग है वो कितनी बड़ी है। दोनों इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है वो एक दूसरे से काफी हद तक कनेक्टेड है। ये मैं भेजा नहीं तुम लोग को, बोलो था। वो दोनों जो डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यंग ने दोनों स्लिट्स को एक सिंगल स्लिट से जब रिप्लेस किया तो उसको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा। और फिर इसमें क्या हुआ कि जब लाइट एक स्लिट से पास हुई तो अलग ही तरीके का पैटर्न क्रिएट हुआ था। यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ था इसका मैक्सिमम बैंड सेंटर में था और बाकी के साइड के बैंड्स बहुत वाइड थे। इसके वजह से ये भी नोटिस किया गया कि जो ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड क्रिएट हो भी रहे थे वो दोनों साइड पे पतले पतले होते जा रहे थे, बीच में बहुत मोटे थे। सेंट्रल मैक्सिमा जो बीचों बीच था वो सबसे वाइड था और साइड वाले जो मैक्सिमा और मिनिमा थे वो दोनों कम होते जाते थे। तो इसके क्या कंक्लूजन निकला उसका कि इंटेंसिटी जो है वो दोनों तरफ कम होती जा रही है और बीच में जो है वो बहुत ब्रॉड है। ठीक है। कुछ इस तरह से। ठीक है। देखा अजय को डाउट? सर वो जो सेकंड वाले जो है ना लास्ट में हाँ। मतलब 2 लैम्डा 3 वो ऐसा एकदम कम से क्यों है? मतलब वही तो बोल रहा है ना कथा। ये पहले वाले यंग ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, यानी कि दो छेद में से लाइट आ रही थी। फिर जब उसने सिंगल स्लिट से किया यानी एक छेद में से लाइट डाली तो बीच में बहुत मोटा बैंड आ रहा है और बाकी साइड के बैंड छोटे होते जा रहे हैं। जितना जितना दूर होते जा रहे हैं उतना उतना छोटे छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है। ये कुछ इस तरह से, मैं देखो फोटो भेजता हूँ उसको, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। अजीत उसको फोन करके पूछो आ रहा है कि नहीं, तो फिर मैं हाँ क्यों
उसका कॉलेज का भी कुछ बोला मैं कि मतलब मैंने ये भी बोला कि सर हम लोग को बिजनेस लॉ का हाँ बीसी का पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलता है अभी सही है, कुछ बोला ही नहीं, बोला मैं नहीं आ रहा उसका कॉलेज का भी मीटिंग में बोला। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेंट्रल ब्राइट बैंड कितना मोटा है, एक स्लिट से लाइट आ रही है, दिख रहा है, और फिर एंड में देखो कैसे छोटी होती जा रही है। हाँ समझ में आ रहा है गाइस? प्रतीक घर में बैठ के देख रहा है, यहीं आ गए होते प्रतीक। डिफ्रैक्शन का यही फ्रिंज पैटर्न है, ऑलराइट। इसमें मैक्सिमा जो होता है वो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि जो पॉइंट से डिस्टेंस है नियरेस्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच का जो फर्क है उससे हमें पाथ डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट वेवलेंथ जो है वो पैटर्न डिपेंड करता है कि तुम कहाँ का कैलकुलेशन कर रहे हो, और सारे के सारे जो स्लिट के पार्ट्स हैं वो सेंटर पे ही फोकस करते हैं, इसलिए सेंटर का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और साइड्स में जो है वो मिनिमम होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे अकर होता है, जब एंगल जीरो हो, थीटा कितना हो, जीरो हो, ठीक है। लेक्चर में कुछ अर्जेंट, लेक्चर में कुछ अर्जेंट, हाँ 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 अभी ये जो सेंटर में है ये इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद आता है सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या आता है? सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब कि अब अलग अलग लैम्बडा लेवल पे, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5, इस पे कितना इंटेंसिटी मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला वही है, थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्बडा अपॉन a। तो अगर 3 लैम्बडा है तो फिर वहां पर जो वैल्यू है वो इंटेंसिटी 1/5 मिलेगी या 1/3 मिलेगी। फिर लैम्बडा अगर 5th लैम्बडा है तो 1/5 मिलेगी, 7th लैम्बडा है तो 1/7 मिलेगी। ऑब्वियसली जितना दूर जाएगा उतना छोटा हिस्सा उसको इसका मिलते जाएगा, ठीक है। अगेन वो क्यों होता है, उससे पहले वाला जो पहले वाला फोटो जो भेजा ना जिसमें बीच में सेंट्रल मैक्सिमा दिख रहा है और उसके बाद कम होते जा रहा है, हाँ उसके लॉजिक के हिसाब से, ऑलराइट। और मिनिमा का क्या है, मिनिमा का n लैम्बडा अपॉन a है, तो जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ऑब्वियसली वो कम होते जाएगा, जितना नजदीक रहेगा उतना ये रहेगा। इसके ऊपर 2-3 प्रॉब्लम्स हमारे टेक्स्ट बुक में है, प्लीज उसको प्रैक्टिस कर लेना। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस। इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम नैरो स्लिट्स। Diffraction is the superposition of a continuous family of waves originating from each point on a single slit. Interference has a number of equally spaced dark and bright bands. In diffraction, the central bright maximum is twice as wide as the other maxima. In interference, there are two point sources, they cannot be split. In diffraction, there is one source, it can be split into n number of sources. समझ में आ रहा है? बताओ समझ में आ रहा है? सही में बोलो यार, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, तुम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजय पढ़ बेटा, देखो बता, देखो समझा। पीयूष आपको ये देखो दोनों के डिफरेंस के डायग्राम भी दिए। ये एग्जैक्टली अगर ऐसा तुम लोग ने एग्जाम में आया और इतना ये 3 पॉइंट और ये डायग्राम बना दिया तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे बराबर आपके, ठीक है। अभी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर हाँ तो मतलब इंटरफेरेंस एंड वो
डिफ्रैक्शन है ना, हाँ। उसमें सेकंड पॉइंट बताओ ना, मतलब पैटर्न एज द नंबर ऑफ इक्वली फेस ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स, उसके जो मतलब ऑपोजिट है ना, द सेंट्रल ब्राइट। हाँ, तो अभी तो देखा ना, वो डिफ्रैक्शन में बीच वाला मोटा है, बाकी साइड में छोटा होते जाता है। और इंटरफेरेंस जब अपन देख रहे थे तो कैसा था, ब्लैक व्हाइट। वो क्यों था? क्योंकि डबल स्लिट क्रिएट हो रहा है, रेड और येलो ड्रॉ हो रहे हैं। तो हमने देखा कि रेड प्लस रेड बड़ा, रेड प्लस येलो छोटा। तो जिधर बड़ा जा रहा है उधर लाइट बैंड है, जिधर बड़ा छोटा मिक्स हो रहा है उधर डार्क बैंड है। ये वो इंटरफेरेंस है, ये डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में बीच में ही सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम होते जा रहा है। 7-8 पॉइंट्स बड़े बचे हैं। आज करेंगे या बस करें? आज के लिए कर लेंगे। अभी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रिजॉल्विंग पावर क्या है? ये जो इनवर्स होता है डिस्टेंस का दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दो अलग अलग इमेज क्रिएट करते हैं। अभी आप इमेजिन करो कि आप दो स्टार को देख रहे हो टेलीस्कोप के थ्रू, अगर वो दोनों आजू बाजू में हैं तो भी वो अलग अलग ही दिखेंगे, आपको एक नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए क्यों होता है? क्योंकि ये एबिलिटी हमारे आंखों के रिजॉल्विंग पावर पे डिपेंड करती है। जैसे अगर दो रूम है, एक लिट है एक डार्क है, मतलब एक में लाइट लगी है एक में नहीं लगी है, तो जो रूम लिट है वहां पे हमें सब कुछ दिखेगा, बट जहाँ पे अंधेरा है वहां पे हमें सब कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर जो है वो सेकंड रूम में उतनी क्लियर नहीं होगी। तो जितना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर क्लियर होगी उतना वो चीज हमें दिखाई देगी। रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन के बीच में फर्क है, लेकिन रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन में जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हो उसको हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन यानी कि आप बड़ा करके देखते हो। रेजोल्यूशन में डिस्टिंक्टनेस समझ में आती है, मैग्निफिकेशन में एनलार्जमेंट होता है। ठीक है? क्या आवाज है? It is to magnify the size of objects. Object is size multiplied by the center. डिफ्रैक्शन जो रिजॉल्विंग पावर का होता है टेलीस्कोप में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज क्रिएट करता है फोकल लेंथ के ऊपर, और फर्स्ट फोकल लेंथ के ऊपर जाके वो हिट होता है जहाँ से अपनी आंखों में दिखता है। इसके लिए इमेज जो क्रिएट होती है वो इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। आईपीस का काम खाली ये होता है कि उसको एनलार्ज करके हमें दिखाए, यानी कि उसको अलग अलग करके देखे। अगर दो अलग अलग स्टार देख रहे हैं तो वो अलग अलग ही दिखने चाहिए, एक नहीं दिखने चाहिए। रेजोल्यूशन का लिमिटेशन भी होता है, क्योंकि जितना एंगल सबटेंड हो रहा है उतना ही आप दिखा सकते हो। इसको हम लोग डी थीटा के हिसाब से डिनोट करते हैं। अगर समझो किसी एक का रेजोल्यूशन 0.2 रेडियंस है तो वो टेलीस्कोप खाली 0.2 रेडियंस तक ही ये कर सकता है, और उसका अगर रेजोल्यूशन 20 रेडियंस है तो 20 रेडियंस तक कर सकता है। कोई मुझे बताएगा कितना रेडियंस होता है एक सर्कल में? डिग्रीज होते हैं कहते। एक डिग्री में कितना रेडियन होता है? कल डायमीटर अगर किसी ऑब्जेक्टिव लेंस का ज्यादा है तो ज्यादा लाइट पास हो सकती है, यानी उसका रेजोल्यूशन पावर भी उतना ज्यादा हो जाएगा। जो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं दुनिया में उनके डायमीटर्स बहुत बड़े होते हैं ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट पास हो सके। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट है कॉन्वेक्स लेंस पे, तो वो एक पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फॉर्मूलाज याद है आप लोगों को? लॉज ऑफ 3 लॉज होते हैं लाइट के, याद है किसी को? इंसिडेंट रे passes through the principal focus, then the reflected ray will always pass through it। बराबर? तो डिफ्रैक्शन जो होता है
वो सिंगल पॉइंट पे होगा तो स्पॉट अपीयर होगा, और उसके लिए ही उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जितना बड़ा टेलीस्कोप का लेंस होगा उतना बड़ा आपको, उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन क्लियर दिखेगा आपको इमेज का। ठीक है, पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट वेव। पोलराइज वेव जो है उसको वाइब्रेशन ऑफ वेव कन्फाइंड जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे रहेगा तो उसको कहते हैं। पोलराइज वेव में वाइब्रेशन जो है वो एक प्लेन में नहीं बल्कि मल्टीपल प्लेन्स में होता है, और उसका प्रोपगेशन जो है उसके डायरेक्शन के थ्रू ही होता है। मालूम है भाई, पोलराइज वेव जो है उसको डिफाइन करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्लेन में वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। पोलराइज वेव एग्जांपल में वाइब्रेशन जो है वो एक प्लेन में नहीं बल्कि मल्टीपल प्लेन्स में होता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होता है प्रोपगेशन के डायरेक्शन को। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि समझो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इरेजर रहे, उसको आप वाइब्रेट करो तो कैसे हर जगह पे वाइब्रेट होगा उसी प्लेन के अंदर। ठीक है, या फिर वो रबर बैंड जो होता है ना अपन खींचते हैं और उसको खींचते तो ऐसा रिंग करेंगे बीच में तो कैसा हिलने लगेगा, तो वो अलग अलग जगह पे ये होता रहेगा। तो ये इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड वेव। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट अनपोलराइज्ड वेव जो है उसको डिफाइन करते हैं जो कि अलग अलग इंटरवल पे कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि जो कि शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम में ही चेंज होता जाएगा। अनपोलराइज्ड वेव में वाइब्रेशन जो है वो मल्टीपल प्लेन्स में क्रिएट होता है, और ये जो है ये भी प्रोपगेशन के लिए परपेंडिकुलर रहता है, बट ये रैंडमली चेंज होता जाता है। ठीक है, मालूज लॉ। मालूज लॉ क्या कहता है? मालूज लॉ कहता है कि जो भी लाइट वेव पास होती है उसकी एंगल जो है वो हमेशा आर्बिट्रेरी होगी, बट उसका कैलकुलेशन करने का, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही रहेगा, I = I of 0 cos 2θ। cos 2θ के मल्टीपल्स में ही उसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। ठीक है, पोलराइज लाइट का। पोलरॉइड्स के एप्लीकेशंस आप लोग को पता है? पता है नहीं पता है? नहीं पता। पता क्या आप लोग को? पाया कहाँ रहती है वही चलो। सनग्लासेस से सनलाइट की इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती है। अनपोलराइज्ड लाइट में सनलाइट पास होके पोलराइज हो जाती है, जिससे वो कम हो जाती है। तो आप जो चश्मे आते हैं ना महंगे वाले, जो इस पे लिखा रहता है पोलराइड ग्लासेस, तो पोलराइड ग्लासेस महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उसका ग्लास जो होता है पोलराइज्ड रहता है, तो उसकी वजह से सनलाइट जो है हमको इफेक्ट नहीं करती। उसी तरह कार के सन फिल्म में 3D ग्लासेस में भी इसी तरीके की पोलराइजिंग होती है, जिस वजह से आपको ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कम रहता है, तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, इसके लिए बहुत से लोग गाड़ी चलाते टाइम पोलराइज सनग्लासेस पहनना प्रेफर करते हैं, जो लोग खरीद सकते हैं। हमारे से गरीब आदमी नहीं पहन पाते बेचारे। अच्छा क्वालिटी वाला तो बेटा 10 से 15 हज़ार। वो पोलराइज नहीं है ना बेटा, इसलिए। अनपोलराइज में वाइब्रेशन कहीं भी हो जाता है, पोलराइज में वाइब्रेशन एक ही जगह पे होता है। पार्शियली पोलराइज में थोड़ा बहुत एक जगह होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ठीक है, गाइस कैन वी हैव सम साइलेंस प्लीज? लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर का लॉ कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज होगी, और एंगल रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री में होगा। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर था। जब भी कोई लाइट 900 नहीं 90 डिग्री है, जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट होता है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, वो अगर 90 डिग्री से कम रिफ्लेक्ट होगी तो उसको हम एक्यूट एंगल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और 90 डिग्री से ज्यादा होगी तो ऑब्ट्यूज एंगल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट रियल लाइफ में लाइट जो है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल हुई तो फिर वो एक्यूटली रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि उस एंगल से तो 90 डिग्री से ज्यादा ही रिफ्लेक्ट हो रही है, और या तो फिर वो पैरेलल वापस चली जाएगी, यानी कि 90 डिग्री पे जाएगी। तो इट कैन बी ईदर 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। ये टॉपिक इज ओवर।
read the whole chapter. If you have any questions, ask me.